हाँ जी, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन टू फिजिक्स क्लास। जैसे बेटे आपको पता है, हमने 10+2 फिजिक्स की एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर सी स्टार्ट कर रखी है। आज हमने एनसीईआरटी की 10+2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर एक हेडिंग, एक आर्टिकल लेने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है कि हमने एक एक्सप्रेशन निकालनी है, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट एनी पोजीशन पी आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर हमने स्पेशल केस डिस्कस करने हैं कि एक्शन लाइन पे कैसे निकलता है पोटेंशियल और इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे निकलेगा। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने रिजल्टेंट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्शन लाइन सेपरेट डेरिवेशन करवाई है। तो कई बार सीबीएसई एग्जाम में या स्टेट बोर्ड में एक्शन लाइन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है सेपरेट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सेपरेट पूछा जाता है। अगर दोनों ही रिजल्ट्स को हमने एक सिंगल आर्टिकल से निकालना हो डेरिवेशन से, तो एक ऐसी पोजीशन है डाइपोल के अंदर जो तो नाइदर एक्सियल है नो इक्वेटोरियल है। उस केस में उस पॉइंट पी के ऊपर जो एट ए डिस्टेंस आर है, एट एन एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, उसके ऊपर पैदा होने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे, वो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस डेरिवेशन को समझिए, क्योंकि इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स बनेंगे एनसीईआरटी बेस। कंसीडर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं जिसमें 2 चार्जेस हैं। सभी डेरिवेशन को हम ऐसे लिखते हैं स्टार्टिंग के अंदर कि -q + q सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस टू ए अपार्ट इन एयर। एक डाइपोल है जिसके में 2 चार्जेस होते हैं, -q होता है +q होता है, दोनों के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस 2a होता है। ठीक है, इसको एयर में रखा गया है, ओ मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल हमने माना है। ये लेक्चर 1 में भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, 2 में भी है। ये डाइपोल की डिस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे डायग्राम को ध्यान से। ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, जिसकी लेंथ 2a है, ए से लेके ओ तक, ओ से लेके बी तक। ए हाफ लेंथ होगी, ए हाफ लेंथ होगी। ये पॉइंट पी है, ये एक्सिस है, ओ से लेके पी तक डिस्टेंस आर है। ओ से लेके जो डिस्टेंस है ओपी कितना है, आर, तो मैंने यहाँ दिखाया, नहीं दिखा सकते हैं। ओ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है आर है। एंगल थीटा पे ये ओपी एक्सिस इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ए बी ऑफ द डाइपोल। ओपी की वैल्यू आर है, एपी कितना है पता नहीं, बीपी कितना है पता नहीं। अब हमारी प्रॉब्लम है, अगर हम एपी और बीपी को ज्वाइन करते हैं तो ये ना तो पाइथागोरस बनती है ज्योमेट्री के अंदर, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। एपी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है, इधर में नहीं बन रही है। तो इस केसेस के अंदर हम लोअर क्लास की ज्योमेट्री यूज करते हैं। वो कंसेप्ट समझिए क्या है। मान लो मुझे एपी की वैल्यू निकालनी है, मैंने पी से लेके जो ओपी लाइन है उसको फर्दर प्रोड्यूस कर दिया है, फर्दर प्रोड्यूस कर दिया स्ट्रेट लाइन में। फिर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ओपी प्रोड्यूस, जो पीओ है जो आगे प्रोड्यूस है, इस तरह से प्रोड्यूस किया, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये हमारा ए हो गया, ये पी हो गया, ये लाइन हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, मान लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये दोनों लाइंस इक्वल बाइसेक्ट होगी। तो पी से लेके एम तक जो डिस्टेंस ए पी है वही हमारा पीएम है। तो ध्यान से देखिए, जो एपी बनेगा वो हमारा पीएम हो जाएगा। तो पीएम में 2 हिस्से हो जाएंगे, ओ से लेके पी तक ओपी और ओएम। ओपी की वैल्यू आर है और आगे जो वैल्यू है वो ओएम है। ये एंगल थीटा, तो इसके सामने वाला वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी थीटा होगा। अब हमारी प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू ओएम। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए एम ओ, ठीक है, जैसे लिख सकते हैं ओ एम ए, एम पे राइट एंगल बने 90 डिग्री। हम cos थीटा लेंगे, cos थीटा होता है बेस, ये बेस है, ओ से लेके एम तक बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ए एम परपेंडिकुलर है, जो ओ ए है वो हाइपोटेन्यूज है। तो देखने से देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा ओ एम बन गया, हाइपोटेन्यूज हमारा ओ ए बन गया। ध्यान से समझे बच्चों, कोई भी डाउट हो वीडियो को पॉज कर करके बार बार चला चला कर देखें। ओएम हो गया, ओ ए जो है हमारा हाफ द लेंथ ऑफ डाइपोल है ओ ए। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओ एम की वैल्यू ए कॉस थीटा देगा। तो यहाँ ए पी में आर प्लस ओ एम की वैल्यू ए कॉस थीटा पुट कर देंगे, हमारे पास ए पी डिस्टेंस आ गया जो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो रहा था। अब इसका आंसर आर प्लस ए कॉस थीटा निकल गया। अब अगला स्टेप करेंगे, अब हमें बीपी निकालना है। तो देखने में तो बीपी तो किसी के बराबर आ नहीं रही, तो बी से पॉइंट को ड्रॉ करेंगे इस लाइन से। एक ही पॉइंट से दो लाइनें निकल रही हैं, एक ही पॉइंट से दो लाइनें निकल रही हैं, एक स्मॉल है एक बड़ी है। बट स्मॉल लाइन से बड़ी लाइन पे पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद दोनों बराबर कट हो जाएंगी। ये पी एन पी पी देखने में लगता है कि शायद ना हो, हाँ थोड़ी ड्राइंग में हो सकता है, थोड़ी मिस्टेक होगी और यहाँ पॉइंट को थोड़ा इधर करके ड्रा किया जा सकता था। ओके, तो पी बी और पी एन ऑलमोस्ट इक्वल, तो इसको हो गया। ये पी एन किसके बराबर होगा? अब ओपी में से, ओपी में से अगर ओ एन माइनस कर दें तो हमारा बीपी का आंसर आ जाएगा, चाहे इसको पीबी बोल दो या बीपी बोल लो, ये आपकी मर्जी है। अब हमारी फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमने ओ एन कैसे निकालना है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये थीटा है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हम लगाएंगे कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जो बेस है वो हमारा ओ एन है, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा ओ बी है। तो मैं स्ट्रेस देके बार बार बोल रहा हूँ, तो ओ एन हमने निकालना है, ओ बी की वैल्यू ए है, तो ओ एन की वैल्यू ए कॉस थीटा आ जाएगी। तो इस रिलेशन में फिर दोबारा जाएंगे, बीपी या पीबी जो बोलना चाहो बोल लो, आर माइनस ओ एन माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास अब इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आ गया। अब पॉइंट पी के ऊपर हमने पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पड़ा है माइनस क्यू चार्ज, ध्यान से देखें इसको, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पे है प्लस क्यू, ये डाइपोल है। पोटेंशियल पी के ऊपर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए कितना क्रिएट होता है उसको V1 कह देंगे। पी के ऊपर, बी के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको V2 कह देते हैं। दोनों के आंसर लिखेंगे। मान लेते हैं जो V1 हमारा पोटेंशियल है एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। लेक्चर नंबर 1 में मैंने समझाया 1/4πε0 माइनस सोर्स चार्ज कौन है? माइनस क्यू, डिवाइड बाय डिस्टेंस AP। तो AP की वैल्यू क्या है? अभी हमने निकाल लिए R प्लस ए कॉस थीटा। आप देख लीजिए AP की वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा। सिमिलरली हम V2 निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज का प्लस वैल्यू लिख देंगे, बीपी लिख देंगे। बीपी की वैल्यू कितनी है? आर माइनस ए कॉस थीटा। कंसेप्ट क्या है? पॉइंट पी, जिस पॉइंट पोटेंशियल निकालना है उसका सोर्स चार्ज से डिस्टेंस, पहले सोर्स चार्ज से माइनस क्यू, अब दूसरी बार चार्ज को कौन सा हो गया? प्लस क्यू। तो एक बार आर डिस्टेंस ए पी माना जाएगा, एक बार आर का डिस्टेंस, ये भी आर है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आर है, लेकिन आर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द टेस्ट चार्ज। जिस पे पोटेंशियल निकालने, मान लो ये टेस्ट है, जिसके कारण निकल रहा है वो सोर्स है। ये समझने का कंसेप्ट है। ये आर एक्सिस है, ओपी इज डिस्टेंस आर, तो ये आर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट। चलिए अब हम रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है एट ए पॉइंट पी ड्यू टू कंप्लीट डाइपोल। हम दोनों को ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर लिखेंगे 1/4πε0 माइनस क्यू ओवर आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू ओवर आर माइनस ए कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, तो क्यू और 4πε0, क्यू और 4πε0 कॉमन आ जाएगा, ये टर्म पहले लिखी जाएगी, ये टर्म बाद में लिखी जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल, ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? एट आर थीटा। अब हम Q कॉमन कर लेंगे, 4πε0 कॉमन कर लेंगे। ध्यान से फिर देखो एक बार, अब ये टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म पहले आएगी 1/r-1/r - a cos थीटा। जो प्लस वाली थी पहले लिखी गई, जो माइनस वाली थी बाद में आएगी, r प्लस a cos थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स है, वैल्यू लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है,
सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है। अब हम सॉल्व करेंगे, कोई डायरेक्शन कंसेप्ट नहीं है। एलसीएम लेंगे, r माइनस ए कॉस थीटा r प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाली टर्म आ जाएगी r माइनस ए कॉस थीटा। तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन वी आर थीटा में आंसर आ रहा है हमारे पास q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो a माइनस बी, ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर टर्म देखें क्या बचा, r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, ये r और r कैंसिल हो गया हमारे पास। v पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पोजीशन r थीटा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। q इंटू 2a को क्या कहते हैं, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लेते हैं, q इंटू 2a अलग कर लेते हैं, cos थीटा साथ में लिख लेते हैं, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos के थीटा स्क्वायर नहीं करते, cos के थीटा का मतलब cos थीटा होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट समझ लीजिए, मेडिकल वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है। cos थीटा होल स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर नहीं करते कभी भी। तो वी आर थीटा हमारे पास आने वाला है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a, ये डाइपोल मोमेंट होता है, हम लास्ट भी आर्टिकल में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, पोटेंशियल में भी कर लिया। p cos थीटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आ गया है, जिसको हमने लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, क्रैम करके रखना है दिमाग में कि बिना ड्राइव किए भी रिजल्ट हमें याद रहना चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर देंगे अब 4 5 6, इक्वेशन नंबर, लेट अस गिव देम इक्वेशन नंबर 7। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। ये पहला पार्ट डेरिवेशन का खत्म हो गया है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos के थीटा। अब हमने इसके स्पेशल केस डिस्कस करने हैं। स्पेशल केस का मतलब है कि हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के अंदर रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम थीटे को 0 कर देते हैं, देन पॉइंट P लाइज, पॉइंट P कहाँ पे आ जाएगा, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो आप डायग्राम में समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए डायग्राम को, घबराना नहीं है, फिजिक्स स्लो एंड स्टडी। ये पॉइंट पे थीटा 0 हो जाएगा, ये पॉइंट पे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा जहां मैं दिखा रहा हूँ। तो ये किस तरह से कंसेप्ट बन जाएगा डाइपोल का, एक्सियल लाइन। ये हमने काफी आर्टिकल पहले करवा दिए, तो हम रिजल्ट में चलेंगे। अब ये बन जाएगा रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, जहां जहां थीटा है वहां थीटे को 0 लिखेंगे, p cos 0 ओवर r स्क्वायर। देखो ध्यान से a स्क्वायर, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, cos 0 होल स्क्वायर। cos के थीटे का मतलब था cos थीटा होल स्क्वायर। cos 0 कितना होता है, याद करना है हमने, 1 ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेक्चर नंबर 1 को देखो ध्यान से, इसको सुनो, पढ़ो, कॉपी पे लिखो, उसमें भी यही रिजल्ट आया था। रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन कितना होता है, सेम रिजल्ट आया है। तो वो एक सेपरेट मेथड से निकाला था, v1 v2 निकाल के डाइपोल कंसेप्ट से। ये पी आर थीटे वाले आर्टिकल से लेके हमने स्पेशल केस करके फिर उसको ड्राइव किया, सेकेंड डेरिवेशन। जो लेक्चर नंबर 1 के रिजल्ट हैं वो लेक्चर नंबर 2 के अंदर से में किए गई डेरिवेशन से भी किए जा सकते हैं।
तो ज़्यादातर ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, तो पेपर में एग्जाम में ये वाला आर्टिकल लगता है। उसके बाद कभी वो स्पेशल केस 1 साथ में पूछ लेते हैं, कभी 2 पूछ लेते हैं। विल लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को और कौन सी लाइन कहते हैं हम, याद रखना है, एक्टिव रहना है, ब्रेन से एक्टिव रहना है। न्यूट्रल एक्सिस, जब भी लेक्चर्स में बैठना है, लेक्चर नंबर 2 देखना है तो लेक्चर नंबर 1 को देख के बैठना है। कंटिन्यूटी में सीरीज देखनी है लेक्चर्स की, किसी भी टीचर की पढ़ रहे हो तो ये कानून है, ये रूल है, उसके सारे लेक्चर उसके देख के बैठो तो आपको मेरे ख्याल से बहुत बहुत बेटर लगेगा। P cos 90 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 90, जहाँ थीटा आता था 190, 1/4πε0 cos 90 कितना होता है 0। अब ये चीजें बार बताने की जरूरत नहीं। r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साथ में 0 स्क्वायर, तो सारा डिनोमिनेटर ऊपर भी 0, ठीक है, ये सारा आंसर 0। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द EQT मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा ही 0 होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन कह लो या न्यूट्रल एक्सिस कह लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के अंदर कहाँ था। अगर पॉइंट भी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए बिल्कुल सामने, ये सामने आ जाए, यहाँ आ जाए तो ये हम ड्रॉ करेंगे, थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 होने से ये पॉइंट पी बिहेव करेगा जैसे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये दो रिजल्ट हम इसमें यूज करें। तो उसी डेरिवेशन से हम इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9, ये सेपरेट डेरिवेशन भी 3 मार्क्स की आ जाती है, तो हम लेक्चर नंबर 1 की डेरिवेशन से भी कर सकते हैं। ये डेरिवेशन का रिजल्ट लेके उसको यूज करके भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर ये कितने मार्क्स क्वेश्चन आता है। 1 मार्क आता है तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। 2 और 3 मार्क्स का आता है तो हमें थोड़ी सी डेरिवेशन साथ में करनी पड़ती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन कि हाउ मेनी मार्क्स हैव बीन गिवन टू दिस डेरिवेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ आ गया होगा। तो कमेंट में लिखा करो कि आपको समझ आया नहीं आया, तो कैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये आपका चैनल है, तो बीइंग ए टीचर तो हम आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे, तो अच्छा हो बुरा हो जैसे भी आपको लगे, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है लेक्चर के अंदर, कैसे समझाएं कि आपको और अच्छा समझ आए। तो ये लेक्चर सीरीज चलती रहे और आप बच्चों को चाहे जेई मेन के क्वेश्चन, जेई मेन जिन्होंने अभी अटेम्प्ट 4 देना है उनके लिए भी बेटर है, दोबारा से रिवाइज कर लें। जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं 12 सितंबर को बच्चे, उनके लिए भी अच्छा है। जो 2022 में अगले साल जेई मेन देंगे, नीट देंगे, अब प्लस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी केवी पाई वी एग्जाम की मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा लेक्चर में, यहाँ पे किसी लेक्चर के अंदर। केवी वी पाई का एग्जामिनेशन सिस्टम खुल गया है, तो उसका ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर लीजिए, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनको 5000 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है, पर वो आईआईटी और इंजीनियरिंग में जाने से नहीं मिलता। अगर वो प्योर साइंसेज में जाते हैं, बीएस, एमएस, बीएससी, एमएससी रिसर्च फील्ड में जाते हैं, तो उनका स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहता है। तो ये एग्जाम भी होने जा रहा है 7 नवंबर के आसपास, तो जिसके भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म खुले हैं। नीट और जेई के अटेम्प्ट 4 है, नीट का भी एग्जाम 12 सितंबर को है। 10+2 रेगुलर जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, जो पिछले से के प्रीवियस बच्चे हैं वो भी लेक्चर को देख सकते हैं। देखने से कॉपी पेन लेके बैठो, रिजल्ट्स को नोट कर लो, शॉर्ट समरी बना लो, रिवीजन होती है, ठीक है। तो जो रेगुलर बच्चे हैं वो तो सारा इसको नोट्स को लिखेंगे कॉपी पे, लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उनका तो पूरा ये पंजाब स्टेशन बोर्ड के बच्चे हों, पीएससीबी के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों या किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, उनके लिए ये पूरा ये सिलेबस जो है एनसीईआरटी पैटर्न में कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है। अभी टर्म 1 टर्म 2 हो गया है सीबीएसई के अंदर, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो उसके ऊपर एमसी क्वेश्चंस आने वाले वीडियोस के अंदर, जैसे हम ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा यूनिट नंबर 1 लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद मैं नंबर ऑफ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग करवाऊंगा, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए हो चाहे पंजाब स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो सेक्शन 1 आता है पेपर में, बहुत बेनिफिट होगा। पहले हम कंप्लीट डेरिवेशन बेस, न्यूमेरिकल बेस, कंसेप्चुअल बेस खत्म कर लें, कंसेप्ट बन जाए, फिर नंबर ऑफ एमसी क्वेश्चंस हम लाइव लेक्चर भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं। तो मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगा शॉर्ट समरी कराने के बाद।
तो उम्मीद है तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटे कर लो, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। जिनको अच्छा लगा वो लाइक कर लें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो जुड़े रहें लेक्चर सीरीज के साथ, तो धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ेगी, आपको बेनिफिट होगा। इसी उम्मीद के साथ होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। घबराइए नहीं, जुट। फिजिक्स इज अ स्लो लर्निंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बीच में 20 डेज का गैप पड़ गया, 15 डेज का एग्जाम थे बच्चों के, अब हम कंटिन्यूटी में चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बच्चे लाइक करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कर दो वीडियोस, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, उनको शेयर कर दीजिए प्लीज।